हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुविकल्पी बन सकते हैं। क्लास 10th विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं जो कि विज्ञान के होते हैं तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। और सारे के सारे जितना भी आपके पाठ्यक्रम में जितने भी मतलब चैप्टर है उन सभी से एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा, मानव नेत्र का वह भाग भाग जिस पर मतलब पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है। मतलब जहां पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है परितारिका दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर सी है पुतली और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया। तो आपका जो ये बनता है प्रतिबिंब मानव नेत्र में वो कहाँ बनता है, तो वो कॉर्निया पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का बड़ा आभासी, मतलब किसी वस्तु का बड़ा भी बने और आभासी प्रतिबिंब बनने पर दर्पण वाला मतलब बनाने वाला दर्पण कौन सा है, कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें क्या है वस्तु का आभासी भी बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर जो आभासी और बड़ा की बात करें, देखिए जब उत्तल में कोई भी दर्पण बनता है, समतल दर्पण तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अब बात कर ले कोई गोली दर्पण यहाँ पे भी नहीं है। अवतल या उत्तल दर्पण में कोई एक जवाब हो सकता है आपका। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है उसमें छोटा भी बनेगा, बिंदु के साइज की बनेगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना बड़ा भी बनेगा। और बात करें जितना बड़ा प्रतिबिंब तो बनेगा उतना भी बड़ा बनेगा, उसके बाद भी इसमें प्रतिबिंब एक आभासी भी बनता है जो कि बहुत ज्यादा आवर्धित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही जवाब होगा, जबकि इसमें सभी जगह आभासी ही बनता है पर वहां पे बड़ा नहीं बनता है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, अदर एग्जामों मैंने देखा कि और स्टूडेंट मतलब और भी टीचर जो पढ़ाए हैं वहां पे इसको मार्क कर दिए, जबकि उसमें छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, छोटा, इसमें क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। किसमें, अवतल दर्पण में। और आभासी भी बनता है, लास्ट वाली स्टेज यही होती है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर तीसरा है कि एक विद्युत चुंबक, मतलब विद्युत चुंबक लीजिए आप, इलेक्ट्रिक मैग्नेट लीजिए, और का क्रोड क्रोड जो होता है उसमें बनने वाले सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ, मतलब जो इससे क्रोड बनता है, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सबसे अच्छा उपयुक्त किसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे पीतल है, तो पीतल बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। एल्युमिनियम भी आपका नहीं लिया जाता और स्टील भी आपका नहीं उपयोग। नरम लोहा या मुलायम लोहा आपका बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या होता है, चुंबक जो विद्युत चुंबक की वो चुंबकशीलता है वो बढ़ जाती है नरम लोहे के हिसाब से वजह से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा उपयुक्त नरम लोहा हो जाएगा, मुलायम लोहा हो जाएगा। किसके लिए, विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त। प्रश्न नंबर चौथा देख लेंगे कि एक विद्युत केतली, मतलब एक केतली है, मतलब विद्युत केतली होगी, उससे होकर प्रवाहित धारा दुगना कर दी जाए। मतलब यदि उसमें धारा दी जा रही, कुछ भी धारा, मान लो धारा आई दी रही जा रही थी, उस धारा को यदि दुगना कर दिया जाए तो आई की जगह पर क्या कर देंगे, 2i कर दे, तो क्या हो जाएगा, उसमें ऊष्मा कितनी बदलेगी। तो आप बराबर सूत्र पढ़ेंगे, ऊष्मा हीट बराबर H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, आपने पढ़ा होगा। मतलब यही इस पे डिपेंड करता है, या तो धारा पे डिपेंड करता है, या तो प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, या तो समय पर। यदि आपका समय दोगुना कर दिया जाए तो हीट दुगनी हो जाएगी, यदि आपका प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, हीट भी दुगनी हो जाएगी। यदि आपकी धारा दुगनी कर दिया जाए तो इसमें स्क्वायर लगा है तो वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यदि ये फार्मूला आता होता तो आप इसको आसानी से बिल्कुल कर लेते। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही धारा यहाँ पे दुगनी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो 1/4 में बिल्कुल भी इसका निशान नहीं मारेंगे, हम 4 गुने में मारेंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, मतलब जो भी सफेद प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश का मतलब सफेद प्रकाश नहीं होता। श्वेत प्रकाश का मतलब ऐसा कोई भी प्रकाश जो सूर्य की किरणों से आता हो, का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। मतलब जब आप प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश गुजरते हैं, मतलब बिखेरते हैं, तो आपको क्या होता है, जब जैसे प्रिज्म मान लीजिए, इस प्रिज्म में आपने ऐसे रंग बिखेरा तो सबसे नीचे क्या आता है, वायलेट आता है। ठीक, उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर सबसे ऊपर रेड आता है। ठीक, विब ग्योर नाम से बनता है, विब ग्योर नाम से। तो यहाँ पर वी जो वायलेट माने बैगनी होता है, बैगनी रंग ज्यादा विचलित हो गया। जाना तो यहाँ से गुजरा जैसे, तो जाना तो यहाँ तक चाहिए था, इधर इधर, पर गया कहाँ, यहाँ पे आ गया।
तो सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है? बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन हो रहा है लाल रंग का। यदि कम पूछा जाए तो आप इसके लिए भी तैयार रहना कि लाल रंग का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा, विद्युत मोटर जो उपकरण है वो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब ये, देखिए विद्युत मोटर एक मोटर है। अब उसमें क्या देते हैं? हम बिजली देते हैं तो पहले विद्युत ऊर्जा आनी चाहिए। विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, क्योंकि एक यंत्र है मोटर। जबकि यहीं पर अगर लिख जाता विद्युत जनित्र के बारे में, तो जनित्र क्या होता है? वो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसमें क्या होगा? आप वो एक यंत्र है जनित्र, जनरेटर जिसे कहते हैं। ठीक, जनित्र को लिया आपने, उसमें आप थोड़ा से मतलब उसको चलाने के लिए वो यंत्र है, यंत्र को चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बिजली मिलेगी, विद्युत मिलेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनित्र, विद्युत जनित्र। जबकि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर है, पंखा चल रहा है तो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा तो दी जा रही है ना उसमें, तो वो उत्पन्न कहाँ करेगा? तो विद्युत ऊर्जा को किस में उत्पन्न कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, आपको हवा देता है। ठीक, यंत्र बन जाता है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये भी एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो आपके लिए जरूरी भी होगा कि इसको पढ़ें। कि यहाँ पे कह रहा है किरण आरेख का सही है, मतलब इसमें निम्नलिखित में किसका किरण आरेख सही है? ABCD आपका किरण आरेख किया गया। देखिए आपने यहाँ पर कोई भी दर्पण लिया हो, जबकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अवतल लेंस दिखाई दे रहा है। कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है? ये हमें अवतल लेंस दिखाई दे रहा है। ठीक, उत्तल लेंस तो ऐसे होता है, अवतल लेंस से दिखाई दे रहा है। तो अवतल लेंस में यदि आप देखो, जब भी आप लेंस में कोई किरण गुजारेंगे तो वो उस पार भी जाएगी, तो ये पहला ऑप्शन नहीं सही हो सकता। ठीक, जब भी आप लेंस से किरण गुजारेंगे तो उस पार भी जाएगी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शनों में उस पार जा रही है, तो ये ऑप्शन पहला नहीं हो सकता। बिल्कुल भी क्लियरली पता चल गया। अब जब भी आप किसी रेखा को अनंत से गुजारेंगे तो वो कहाँ पे जाके टकराएगी? फोकस पर ही तो इसकी प्रसारित होगी ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये फोकस पे आ रहा है और ये इधर जाके इधर जा रही है और ये इधर जाके सीधी चली जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर मेरी बात? चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 8वें के। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, सॉरी यहाँ पे लिखना शुद्ध, एक समांगी मिश्रण, एक यहाँ पे लिखना होना चाहिए विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो और या यौगिक मिश्रण, इसमें से आपका जो वायु है वो क्या है? देखिए वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भी होती है, आपका हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। ये सारी की सारी जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है आपका। ये सारी की सारी गैसें कहाँ होती है? शुद्ध वायु में। तो शुद्ध वायु एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक समांगी मिश्रण है, इसमें सब कुछ मिला है। शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है कि एल्कीन है। एल्कीन क्या है? यहाँ पे एल्कीन का कौन सा सूत्र? देखिए एल्कीन, देखिए सबसे पहले मैं एल्कीन का सूत्र, सामान्य सूत्र बताता हूँ। एल्कीन का समान सूत्र होता है, देखिए सबसे पहले एल्काइन का, एल्केन का, सबसे पहले किसका सीखते हैं? एल्केन का। एल्केन का किसका? एल्केन का, सॉरी एल्केन का सूत्र देखते हैं। एल्केन का ये हो गया, फिर उसके बाद होता है एल्कीन, फिर होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। इसका देखिए एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक, जबकि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, मतलब केवल H के बाद दुगना हो जाता है N का, बस। और यहाँ पे एल्काइन में जो होता है H2n-2, देखिए यहाँ पर प्लस का 2 था, यहाँ एक भी 2 नहीं है, यहाँ पर माइनस में 2 हो गया। तो मतलब बार बार 2 घटता चला आ रहा है। तो यहाँ पे एल्केन कौन सा होगा? देखिए एल्केन का मतलब होता है ये एल्कीन वाला। एल्कीन का मतलब क्या हो जाएगा? ये एल्कीन वाला फार्मूला कहाँ पे मिल रहा है? मतलब एक संख्या होगी फिर उसका दुगना होगा, तो 3 और 3 का दुगना कितना? अच्छा है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ना। 2 का दुगना 2 थोड़ी ना होगा, 3 का दुगना 6 होना चाहिए, 4 का दुगना यहाँ पे 8 होना चाहिए था, तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है, या 1 होता है, या 7 होता है, या 10 होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये आपको मालूम होगा। शुद्ध जल एक उदासीन होता है, ठीक, उदासीन मिश्रण होता है, इसलिए यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक। अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, हम आवर्त सारणी में गए, तीसरे आवर्त में चले गए, तीसरे आवर्त में हम बाएं, ये बायां है ना इधर हमारा सारणी, इधर से दाएं की ओर चले गए तो क्या होगा? देखिए ये बायां है हमारा, इस बाएं से हम दाएं की ओर जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा ना। पहले एक इधर होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फिर ऐसे चलता ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जब इधर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कि नहीं? कि पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा ही, पर परमाणु आकार क्या होगा? छोटा होगा। परमाणु का जो आकार होता है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कि देखिए पहले कह रहा परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार दोनों वृद्धि होगी, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार के में कमी आएगी, मतलब दोनों में कमी नहीं आएगी, गलत बात है। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, ये तो सही बात है, और तथा परमाणु आकार में कमी आती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि जो कि आपको पहले नहीं देखने को मिलते थे। 12वां ऑप्शन यह है कि कॉलम जो है, कॉलम ए से कॉलम बी को सुमेलित करना है, ठीक। तो कॉलम ए में क्या दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका मूर्ति निर्माण में करते हैं कि नहीं? तो पहला ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ए के लिए आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो ए के लिए ये पहला, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ए के लिए दूसरा है तो ये सही जवाब हो जाएगा, पर अभी देखेंगे कि ए के लिए यहाँ पर चौथा है तो ये भी गलत जवाब हो जाएगा। ए के लिए यहाँ पे तीसरा तो ये भी गलत जवाब हो जाएगा। आपको वहाँ पे इलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेट का मतलब ऑप्शन एक चीज तुम्हें पता है, जैसे कि आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मतलब कास्टिक सोडा का प्रयोग आप करते हैं साबुन बनाने में, आपको पता है। ब्लीचिंग पाउडर का आपका कीटाणुनाशक में करते हैं, ये पता है। तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पता है, तो डी नंबर किसके साथ मिल रहा है? तीसरे के साथ। तो डी नंबर तीसरे के साथ यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे डी तीसरे के साथ मिल रहा, तो ये सही हो सकता है। डी तीसरे के साथ यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, पहले के साथ मिल रहा, डी यहाँ पे दूसरे के साथ मिल रहा है। तो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि एक चीज भी पता है तो आप उससे गिन सकें, और फिर क्या पता आपको 2 ही ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो कि सही जवाब हो जाएंगे। तो दोनों में से एक कुमार देना निशान आपको सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ भी तरीके से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए था, और इसको आप सीख भी सकते हैं। देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन गया और कुछ नहीं बना है यहाँ पर। बहुत ही आसान सवालों में से ये भी एक सवाल था। तो चलिए अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 13वें को। क्वेश्चन नंबर 13वां है ये कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? मतलब कौन सा ऐसा विलयन है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शनों में से जिसमें मिथिल ऑरेंज में मिलाने पर तो ये लाल हो जाएगा? जली मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सारे चीज लिक्विड फॉर्म। जैसे हमने NaCl नमक को लिया तो वो किस में होगा? घुला हुआ होगा, ऐसा नहीं कि खड़ा नमक ले लिया आपने पीसा हुआ, किसी भी प्रकार का जली होना चाहिए नमक। H2SO4 आपने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल तो जलीय होना चाहिए। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो आपने क्या होना चाहिए? आपका जलीय होना चाहिए। ग्लूकोज लिया तो जलीय होना चाहिए। तो आप क्या लेंगे कि ये इसको क्या कर देगा? मेथिल ऑरेंज को लाल कर दे। देखिए जो अम्ल होते हैं वो क्या कर देते हैं? मेथिल ऑरेंज को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा? अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा? जो इस लिटमस पेपर को लाल कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है ये, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है। ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो पुराने बार में पूछा गया, पिछली प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, तो वो रिपीट करने की संभावना 100% होती है, ठीक। गारंटी होती है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि नवीकरणीय ऊर्जा का
एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा है, पेट्रोलियम ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है, या कोयला है? तो आपका सही जवाब यहाँ पे होने वाला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक हितैषी स्रोत है जिसमें हमें खर्चा कुछ कम नहीं, मतलब खर्चा नाम की कोई चीज लगती ही नहीं है। वहां पे कोई भी मतलब बहुत ही कम पैसों में पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव भी नहीं पड़ता इससे। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 15वें की। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल जो है, मेंडल जी मतलब वैज्ञानिक है, ये किस चीज में प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के क्षेत्र में, या डीएनए की खोज के क्षेत्र में, या सुजानिकी सुजन की सुजननिकी सुजानिकी के लिए, शायद ही गलत तूने लिखा है, सही है, सुजनकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर ये किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के जैव विकास के लिए। ठीक, आनुवंशिकता आपने पाठ पढ़ा होगा जहाँ पे मेंडल ने बताया है टी मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी, झुर्रीदार फसलों के बारे में। तो वही चीज ये क्या है, ये आपका मटर के बारे में, पौधों के बारे में बात की गई स्पेशली। तो वहां पर ही मेंडल ने आप लोग को बताया है। तो वो कौन सा पार्ट था? आनुवंशिकता का पार्ट था। तो आप वहां से ही ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? होता है मतलब कहाँ होता है? ये होता है लिख के देगा तो आपसे पूछेगा कहाँ होता है। चार ऑप्शनों में से आपका कौन सा सही जवाब? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिकाओं में, या अंडाशय में, या वृषण में, या यकृत में। देखिए यकृत तो एक मतलब नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर कहाँ बनेगा। वृषण में आपको बनने वाला कोई चीज है नहीं। शुक्रवाहिनी मतलब उसमें तो वाहन वाहन होगा उसका, आपको वर्ड से समझ रहे हैं। तो अंडाशय में आपका क्या? नर में अंडाशय में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है? कूपिका, कूपिका वायु कोष्ठकी मतलब कोष्ठकी, कूपिका नाम का वायु कोष्ठकी कहाँ पाई जाती है? देखिए कूपिका नाम की जो वायु कोष्ठी होती है कहाँ पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, या फेफड़ों में पाई जाती है, फ्लोएम में, या जीभ में? तो जो कूपिका नाम की आपकी जो वायु कोष्ठकी है वो फेफड़ों में पाई जाती है। जहाँ पे आपको पंप करता मतलब फेफड़ों जो होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, आपको कूपिका नाम की पंप हो मतलब कूपिका नाम की कोशिका होती है, कोष्ठिका। ठीक, तो उसी में ये मतलब किस में पाया जाता है? फेफड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है? पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। जैसे पौधा, एक ये पौधा खड़ा हुआ है, इस पौधे में यदि आप जल देंगे, जल कहाँ से जाएगा? जल आपका कहाँ से जाएगा? जल आपका यहाँ से जाएगा जड़ों के द्वारा, पर इसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो जल का मतलब जाइलम, जल का मतलब जाइलम करता है। और फ्लोएम का मतलब, फ्लोएम क्या करता है? खाना पहुंचाता है, क्या? भोजन पहुंचाता है। भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये एडवांस में एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ में समान, एक स्वस्थ मनुष्य में, सॉरी, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, जिसे आप बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तदाब होता है। मतलब स्वस्थ मनुष्य है तो उसका रक्तदाब कितना होगा? 140/80। ऑप्शन नंबर बी है 120/80, 135/100, 125/115। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके जो 3-4 सेट बने थे ना आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में, 3-4 सेट बने तो वहां पर ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। 3-4 सेट में मतलब 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में आपके 4 से 5 सेटों में ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के जल पुरुष, भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए मुझे तो जी के क्वेश्चन लग रहा है, पर फिर भी यहाँ पे पूछा गया जल पुरुष के नाम से। यहाँ पे लिखा विंदेश्वर पाठक, जेसी चौधरी, राजेंद्र सिंह, या सुंदर लाल ब्राह्मण। सॉरी, तो यहाँ पे गुड़ा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर विंदेश्वर या पाठक या जेसी चौधरी, राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह जी है, जो कि जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें को। जेडन, जेडन मतलब जिंक होता है, H+H2O मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाने के बाद ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस H2 बनता है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है, रिलीज होती है। अभिक्रिया क्या है मतलब? तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन है, कि या विस्थापन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है।
देखिए यहाँ पर जब क्रिया में हो क्या रहा है, सबसे पहले संयोजन का मतलब दो चीज जोड़ो एक बन जाए। संयोजन का मतलब दो चीज, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो दो चीज जोड़ने के बाद एक चीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। वियोजन का मतलब होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करो तो कार्बन और ऑक्सीजन बनना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, वियोजन। मतलब वियोजन में एक चीज से दो चीज बनती है, एक चीज से दो चीज बनती है, तो ये वियोजन हो जाता है। विस्थापन का मतलब होता है कि एक के बाद एक, देखिए पहले जेड H2O के साथ SO4 था कि नहीं, फिर इसको किसने ले लिया, जिंक ने। इधर क्या है किसने ले लिया, जिंक ने। H2 बेचारा अकेला हो गया, तो ये मतलब विस्थापित कर दिया, एक दूसरे की जगह को ले लिया। जो इसका जगह था उसको किसने ले लिया, इसने लिया, जिंक हाइड्रोजन की जगह को जिंक लेने ले लिया इधर साइड आके, तो आपका ये विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। तो ऐसे भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्षार धातुएं हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम या कैल्शियम, या लिथियम सोडियम पोटेशियम, या बेरिलियम बोरान बोरान एल्युमिनियम जर्मेनियम, या मतलब कॉपर और एजी मतलब चांदी होता है आपका, और कॉपर और एयू मतलब सोना। तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, तो आपका जहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्या है, क्षारीय धातुएं हैं। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था 2023 में भी, इससे पहले भी पूछे जा रहे थे ये क्वेश्चन। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, इसी प्रकार ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के खुद में दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी बुक्स में, खुद ही दिया गया है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये आप जान लीजिए। देखिए मैंने अभी बताया कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, एल्कीन का CnH2n+2। एल्काइन का जो सॉरी ये तो एल्केन का होता है, किसका होता है, एल्केन का। और एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n, मतलब केवल दुगुना कर दिया जाएगा। और एल्काइन का जो आपका सूत्र होता है, एल्काइन में CnH2n-2 हो जाएगा। बार बार दो घटता चला है, तो यहाँ पे एल्काइन का पूछा जा रहा है, तो -2 कहाँ पे दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में, और आपको मार्क कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पे देखेंगे जठर ग्रंथियां उपस्थित होती, जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं, छोटी आंत में, आमाशय में, या अग्नाशय में, या बड़ी आंत में। तो जठर ग्रंथियां जो है उपस्थित होती है वो छोटी आंत में होती है, ठीक। तो इस प्रकार ये आपके 24 क्वेश्चन जो कि आपके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम से लिए गए थे, जो कि आपके 16 पाठों में से एक एक प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिले होंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। यदि आपको इसी प्रकार लगातार आपकी तैयारी करनी चाहिए और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं फिजिक्स के, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जब तक हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं फिर आपके लिए इसी प्रकार मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।